हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक संरचना के बारे में। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार की। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है और इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है और कितने भागों में किया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन में एक भाग आता है केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। तो अभी हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि का पठार का ही चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि के पठार में अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात किए थे। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय उच्च भूमि को ही आगे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि को पढ़ा था, शुरू किया था, और केंद्रीय उच्च भूमि में हम लोगों ने पढ़ा था अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। आज के इस वीडियो में केंद्रीय उच्च भूमि में हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार और अरावली पर्वत श्रेणी, ये सभी केंद्रीय उच्च भूमि वाले पठार वाले क्षेत्र में आते हैं, जिसमें हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रेणी की तो बात कर ली है। अब आगे हम लोग बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में। मालवा के पठार की बात करें तो सबसे पहले हमें मालवा के पठार के लोकेशन को समझना है कि मालवा का पठार का विस्तार कहाँ है। ऐसे तो जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत किए थे, जब शुरुआत वाला क्लास हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने सभी पठार क्षेत्र के लोकेशन को समझा था, पठारों का विभाजन किया था, कौन सा पठार किस क्षेत्र में पड़ता है, क्या कहा जाता है उसे, और कहाँ पे स्थित है, उसका लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने शुरुआत वाले क्लास में चर्चा किए थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मालवा का पठार को विशेष रूप से, तो अब हम लोग इसके क्षेत्र विस्तार को भी साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार का विस्तार, मालवा के पठार का लोकेशन, कि यह भारत के कौन से हिस्से में है, किस क्षेत्र में है। तो ये हमारा रहा भारत का मैप, भारत का हिस्सा। ये पूर्वी वाला इलाका हम लोगों ने नहीं बनाया है क्योंकि इधर कोई काम नहीं है, इधर का हमें काम नहीं है। हमें जितना मैप में जरूरत है उसी को हमने फिगर बनाया है और इसी से हम समझेंगे लोकेशन को, मालवा के पठार को। बाकी इस हिस्से की जरूरत नहीं थी पूर्वी वाले इलाके की, तो हमने इसे नहीं बनाया है। तो मालवा के पठार की बात करें तो ये हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा हमारा मालवा का पठार वाला क्षेत्र है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हौच पौच जैसा लग रहा होगा। अब इसी फिगर को एक एक करके यहाँ बना के हम लोग समझेंगे तो आपको ये पूरा फिगर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे स्थित है। और फिगर समझने के बाद आधा से अधिक आपको ऐसा ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है और इसका किस तरह से विस्तार हमें देखने को मिलता है भारत में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा अंगारा लैंड वाले ऊपर वाले हिस्से से टकराता है तो बहुत जबरदस्त टक्कर होता है और इस टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। अब इस टकराव से क्या होता है कि जो ये वाला क्षेत्र है, अब इतना जबरदस्त टकराव हुआ तो इसमें भी कुछ ना कुछ टूट फूट होगा, कुछ ना कुछ दरारें पड़ेंगी, तो इसमें दरार उत्पन्न हो गया और यही दरार क्या कहलाया, भ्रंश घाटी, और यहाँ से नदियां भी बहने लगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दरार की। तो हमें सबसे पहला जो दरार देखने को मिलता है वो आपका इस हिस्से में देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा पहला दरार। और इससे एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। और इस दरार के वजह से, जो ये दरार हुआ, इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये दो बड़े हिस्सों में बट गया। एक तो उत्तर वाला पठार और एक दक्षिण वाला पठार। इसके ऊपर इधर उत्तर वाला पठार हो गया और इधर दक्षिण वाला पठार हो गया। ये दो हिस्सों में बट गया और दो हिस्सों में बटा तो सही, लेकिन क्या हुआ, इसके ढाल में भी बदलाव हमें देखने को मिला। जो इधर वाला पठार हुआ दक्षिण वाला, इसका ढाल हमें इस और देखने को मिला। यानी अगर इधर जो नदियां बहती है उसकी ढाल इधर है, यानी इधर बहती है, और इसका जो ढाल हुआ वो कुछ इस प्रकार से हुआ, इधर की ओर ढाल हुआ। इसका ढाल हमें इधर के देखने को मिलता है। तो ये जो पठार है इसमें जो नदियां बहेंगी इधर की ओर, और इस पठार में जो नदियां मिलेंगी इसमें जो बहेंगी वो इधर की ओर बहेंगी। तो इसके ढाल में भी बदलाव हमें देखने को मिलता है दरार से। इधर ऊंचा है, इधर आपका नीचा है, इधर ऊंचा है, इधर आपका नीचा है इस क्षेत्र में। तो ढाल इधर है और इसमें इधर ढाल है। तो ये किसकी वजह से हुआ? तो दरार उत्पन्न होने से। तो दरार में सबसे पहले तो मिला हमें नर्मदा नदी। इस भ्रंश घाटी में क्या नर्मदा नदी बह रही है। अब नर्मदा नदी के उत्तर में, जस्ट उत्तर में हमें देखने को मिलता है एक पर्वत,
और इस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। ये हमें इसके उत्तर में यहाँ पे विंध्य पर्वत देखने को मिला। ये क्या है? ये हमारा है विंध्य पर्वत। उसके बाद इसके बाद इसी का हिस्सा है आगे, थोड़ा सा और आगे, यहाँ मिलता है हमें कौन सा? कैमूर पर्वत। कौन सा मिलता है? कैमूर पर्वत। तो ये हमारा नर्मदा नदी रहा और ये हमारा रहा विंध्य पर्वत। ये हमारा विंध्य पर्वत रहा, विंध्य पर्वत, और ये हमारा रहा कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत। समझ में आ गया? नर्मदा नदी के उत्तर में। उसके बाद नर्मदा नदी के दक्षिण में हमें मिलता है एक और पर्वत जिसका नाम है सतपुड़ा। इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या नाम है? सतपुड़ा। इधर लिख देते हैं सतपुड़ा। और इसी के साथ साथ में हमें यहाँ पे एक और देखने को मिलता है जिसका नाम है महादेव, महादेव पर्वत। इसका नाम है महादेव पर्वत। और इसके नीचे ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा के दक्षिण की ओर हमें एक और भ्रंश घाटी देखने को मिलता है और यहाँ से भी एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। इसमें सबसे पहला वाला में भ्रंश घाटी नर्मदा नदी बह रही है, इसमें क्या है? ताप्ती नदी बह रही है। और ताप्ती नदी के दक्षिण में भी हमें मिलता है पर्वत। कौन सा पर्वत मिलता है? तो यहाँ मिलता है सतमाला पर्वत। कौन सा? ये आपका सतमाला पर्वत। और इसी के आगे में इधर मिलता है आपको अजंता पर्वत, अजंता पर्वत। और यहीं पे आपको यहाँ से एक और पर्वत देखने को मिलता है इस तरह से। ये आपका हो गया मैकाल पर्वत। और ये यही मैकाल पर्वत है जहाँ से अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ये आपका मैकाल से। तो जितने ये पर्वत हैं, ये जो पर्वत है इसका विस्तार हमें किस तरह देखने को मिला? पूरब से पश्चिम। लेकिन ये जो मैकाल है इसका विस्तार हमें देखने को मिल रहा है उत्तर से दक्षिण। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण है, बाकी का पूरब से पश्चिम। इस तरह से इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। ये पर्वत हमें समझ में आ गया। एक और इधर हमें पर्वत देखने को मिलता है। ये हमारा, ये रहा पर्वत, कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा रहा अरावली पर्वत। ये हमारा क्या रहा? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास की वीडियो में चर्चा कर लिया। ये अरावली पर्वत। अब ये जो अरावली पर्वत है और ये क्षेत्र, ये वाला जो विंध्य पर्वत है, तो इसी के बीच में जो हिस्सा हमें मिल रहा है, ये पूरा हिस्सा, इसी के बीच में ये जो हमारा पूरा हिस्सा मिला, ये पूरा हिस्सा कौन सा है? तो ये हमारा पूरा हिस्सा है आपका मालवा का पठार। क्या है ये? ये पूरा हिस्सा हमारा है मालवा का पठार। ये पूरा ये हिस्सा हमारा मालवा का पठार वाला हिस्सा है। और इसी को बांट दिया गया है मेवाड़ के पठार में भी और बुंदेलखंड के पठार में भी। तो ये जो इधर वाला हिस्सा है, इस क्षेत्र वाला हिस्सा, यहाँ से ये जो ये क्षेत्र वाला हिस्सा है, ये आपका ये पूरा मालवा कहाँ पे है? एक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में पड़ रहा है। तो ये राजस्थान वाला इलाका है, जो ये राजस्थान वाला इलाका है, ये कहलाया आपका मेवाड़ का पठार। ये कहलाया आपका मेवाड़ का पठार। और जो ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका कहलाया बुंदेलखंड का पठार। ये कहलाया बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार। और इसी के नीचे में एक और पठार हमें देखने को मिलता है भांडेर का पठार, भांडेर का पठार। और ये जो हिस्सा बच गया, ये जो हिस्सा पूरा बच गया, ये मुख्य रूप से कहलाया मालवा का पठार, जो पूरा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में आता है। ये पूरा आपका कहलाया मालवा का पठार, ये आपका मालवा का पठार। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा आपका मालवा का पठार हो गया। ये मुख्य रूप से आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है। ये जो पूरा ये अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत, ये जो पूरा इसके बीच में जो क्षेत्र मिल रहा है, ये पूरा केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। केंद्रीय उच्च भूमि वाले क्षेत्र में ये पूरा जो क्षेत्र है ये मालवा का ही क्षेत्र है।
केंद्रीय उच्च भूमि वाले क्षेत्र में, ये पूरा मालवा का ही क्षेत्र है, लेकिन ये जो राजस्थान वाले इलाके में पड़ रहा है, राजस्थान वाले इलाके में ये कहलाया मेवाड़ का पठार। जो उत्तर प्रदेश वाले इलाके में पड़ रहा है वो कहलाया बुंदेलखंड का और इधर भांडेर का, और बाकी जो मध्य प्रदेश में जो बच गया हिस्सा वो कहलाया मालवा का पठार। तो मालवा का पठार समझ में आ गया, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मेवाड़ का पठार समझ में आ गया, ये राजस्थान वाला क्षेत्र, और बुंदेलखंड का पठार भी समझ में आ गया, ये यूपी वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। तो ये हमारा लोकेशन रहा पूरा केंद्रीय उच्च भूमि का, और इसी में हमारा अरावली पर्वत श्रेणी भी देखने को मिलता है। तो ये क्षेत्र में हमारा मालवा का पठार का विस्तार देखने को मिलता है, जो आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और राजस्थान का कुछ हिस्सा पड़ता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया मालवा के पठार के लोकेशन के बारे में। इसमें हम लोगों को एक और चीज़ समझना है। इसमें क्या समझना है कि ये जो विंध्य श्रेणी है ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर इसे देखा जाए तो ये विंध्य श्रेणी से लेके सतमाला पर्वत श्रेणी तक ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये सबसे पहले जो ये दिख रहा है ये हमारा विंध्य श्रेणी हुआ, ये सतपुड़ा श्रेणी हुआ और ये सतमाला श्रेणी हुआ। यहाँ दिख रहा होगा विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतमाला श्रेणी। विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में हमें घाटी देखने को मिला, भ्रंश घाटी, जिसमें कौन सा, नर्मदा नदी, एन से डिनोट किए, नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद सतपुड़ा से सतमाला के बीच में एक और भ्रंश घाटी देखने को मिलती है, कौन, ताप्ती बहती है। तो ये सतपुड़ा सतमाला, इसके बीच में हमें ताप्ती देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से फिगर देखने को मिलेगा। ये पर्वत श्रृंखला है और इसी के बीच में इस तरह की घाटी हमें देखने को मिलती है और यहीं से नदियां बहती है, नर्मदा और ताप्ती। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मालवा के पठार, मेवाड़ के पठार और बुंदेलखंड के पठार के लोकेशन को समझ लिया। अब हम लोग इसके विशेषताओं की बात करते हैं केंद्रीय उच्च भूमि की। तो केंद्रीय उच्च भूमि में हम लोगों ने 3 चीज़ें समझी। पहला तो मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। मेवाड़ का पठार आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और बुंदेलखंड का पठार आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। आगे बात करते हैं, अरावली से लेकर विंध्य श्रेणी के मध्य में हमें केंद्रीय उच्च भूमि देखने को मिलता है। केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार कहाँ हुआ है, अरावली से लेकर विंध्य श्रेणी के मध्य में। यह हमारा रहा अरावली क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रेणी, और ये हमारा रहा विंध्य पर्वत श्रेणी। इसी के मध्य में, इसी के बीच में हमें देखने को मिलता है केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया लोकेशन में कि इसके बीच में हमें आपका केंद्रीय उच्च भूमि देखने को मिलता है। विंध्य श्रेणी एक जल विभाजक है। क्या है, एक जल विभाजक है। इसके उत्तर की नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो विंध्य श्रेणी जो है वह एक जल विभाजक है और इसके उत्तर की नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब यह जल विभाजक है, इसको समझना जरूरी है क्या है। तो जो विंध्य श्रेणी है यह हमारा रहा विंध्य श्रेणी, ये वाला विंध्य श्रेणी, इसके उत्तर आपका अलग पठार मिलेगा और इधर अलग पठार। उत्तर में आपको मिल जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि वाला पठार और इधर आपको मिल जाएगा दक्कन वाला पठार, यानी दक्षिण में दक्कन वाला पठार। ठीक है, तो जो ये विंध्य श्रेणी है ये जल विभाजक का काम करता है। तो विंध्य श्रेणी के उत्तर में जो पठार है इसमें जितनी भी नदियां हैं उसका जो जल है उसका प्रवाह हमें इधर की ओर देखने को मिलता है, इस प्रकार से, इधर उत्तर की ओर। किधर, उत्तर की ओर, क्योंकि इसका ढाल इधर है तो उत्तर की ओर नदियां बहती हैं। लेकिन जो इधर दक्षिण वाला पठार है इसमें नदियां इस प्रकार से बहती हैं, इस दिशा में बहती हैं, इस दिशा में। ये किधर, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है और एक इधर जाती है, इधर गंगा नदी तंत्र की तरफ जाती है, इधर वाली नदियां, इस पठार वाली नदियां। तो इसीलिए इसको कहा गया है विंध्य श्रेणी को जल विभाजक, क्योंकि विंध्य श्रेणी के ऊपर वाले हिस्से में, उत्तर वाले हिस्से में जो पठार है, उत्तर वाले हिस्से में जो पठार हमें देखने को मिलता है इसकी नदियों का जल इस दिशा में बहती है, जबकि इसके दक्षिण में जो पठार हमें देखने को मिलता है उसकी नदियों का जल इस दिशा में बहती है। तो नदियों के जो दिशा है वो बदल जाते हैं, इधर वाले में उत्तर की ओर, इधर वाले में इधर दक्षिण की ओर। तो इसीलिए विंध्य श्रेणी को जल विभाजक कहा गया है, यह एक जल विभाजक है, ऐसा कहा गया है। आगे बात करते हैं, तो मालवा की ढाल उत्तर की तरफ गंगा घाटी की तरफ है। अभी इसी के बारे में बात किए। तो जो ये मालवा क्षेत्र है
विंध्य श्रेणी का ये मालवा क्षेत्र है, विंध्य श्रेणी और अरावली के मध्य में ये जो मालवा क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र का जो ढाल है वह उत्तर की तरफ है। इसका ढाल किधर है? उत्तर की तरफ है, इस और है। इसका उत्तर इधर है, उत्तर इधर है, तो इस और इस क्षेत्र में है। किधर? तो गंगा घाटी की तरफ, उत्तर की तरफ यानी गंगा घाटी की तरफ है मालवा की ढाल। तो जो ये मालवा क्षेत्र है इसका ढाल हमें इधर देखने को मिलता है उत्तर की तरफ, और इधर हमें क्या देखने को मिलता है? गंगा घाटी। इधर ही गंगा क्षेत्र है, गंगा नदी तंत्र, गंगा घाटी। तो गंगा घाटी की तरफ ही हमें मालवा पठार का ढाल देखने को मिलता है। और मालवा में जो नदियां पाई जाती है, उस जितने भी नदियां हैं उनका जो बहाव है वह उत्तर की तरफ ही होती है। ये इधर ही बहती हैं, गंगा नदी तंत्र की और गंगा घाटी की तरफ, क्योंकि इसका ढाल उधर ही है। इधर ऊंचा है और इधर नीचा है, यानी ढाल इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ढाल है, यानी इधर से बह के नदियां इधर की ओर जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। यह दरारी फिशर उद्भेदन से निकले लावा से निर्मित है। तो जो ये मालवा वाला क्षेत्र है, जो केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसका निर्माण हुआ है दरारी उद्भेदन से, यानी फिशर उद्भेदन से। उससे जो लावा निकला है, उस लावे से मालवा के क्षेत्र का निर्माण हुआ है, केंद्रीय उच्च भूमि के क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि दरारी उद्भेदन क्या है, फिशर उद्भेदन क्या है। तो जो ये मालवा का क्षेत्र है, इसका जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के उद्भेदन से हुआ है। मतलब ज्वालामुखी के फटने से उसके अंदर से जो मैग्मा निकला, उस मैग्मा के जो लावा है, उससे ये क्षेत्र यानी इस पठार का निर्माण हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उद्भेदन की, मतलब ज्वालामुखी के फटने की। तो ज्वालामुखी दो तरह से फटता है, ज्वालामुखी दो तरह से फटता है। उससे पहले हम समझते हैं लावा। लावा क्या होता है? तो पृथ्वी के धरातल में मैग्मा होते हैं। जब मैग्मा, ज्वालामुखी जब फटता है और वो मैग्मा बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद वह मैग्मा कहलाता है लावा। जब मैग्मा धरती के अंदर होता है तो वह मैग्मा है। जब वो बाहर निकल गया, विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फटा, तो उससे जो मैग्मा निकला, निकलने के बाद वह क्या कहलाया? लावा कहलाया। अब सवाल बनता है कि ज्वालामुखी का उद्भेदन। तो ज्वालामुखी दो तरह से फटते हैं। ज्वालामुखी के बारे में डिटेल में हम वहां बात करेंगे जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे। जब ज्वालामुखी का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उस समय हम ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी हमें कॉन्सेप्ट के लिए जितना जरूरत है हम बस उतना ही जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस है मालवा का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। अभी हम इसी के बारे में समझेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट के लिए जितना जरूरत है हम उतना पढ़ेंगे ज्वालामुखी के संबंध में। बाकी हम विस्तार से ज्वालामुखी का जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं उद्भेदन की। उद्भेदन दो तरह से होता है। ज्वालामुखी दो तरीके से फटता है। पहला तो ये धरती के नीचे धरातल पर, यानी पृथ्वी के धरातल पर इस प्रकार से पाइप जैसा शेप बना लेता है, और यहाँ से ये मैग्मा निकलना शुरू होता है। यहाँ से मैग्मा निकलता है और ये मैग्मा इस प्रकार से मैग्मा का विस्तार होने लगता है और ये पहाड़ जैसा शेप अपना बना लेता है। इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। उद्भेदन बोलते हैं केंद्रीय, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल नीचे केंद्र से मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। एक और तरीका होता है, इस प्रकार का दरार होता है और दरार से मैग्मा निकलता है। दरार से मैग्मा निकलता है यानी लावा निकलता है। निकलने के बाद मैग्मा क्या कहलाता है? लावा। तो यहाँ से लावा निकलता है, तो इस प्रकार से जो लावा निकला इस पाइप के जरिए, वो हो गया केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन द्वारा निकला लावा। लेकिन जब इस तरह का दरार से निकलता है लावा, तो वो कहलाएगा दरारी उद्भेदन से निकला लावा या फिर फिशर उद्भेदन से निकला लावा। और इसी से निर्मित हुआ है हमारा केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, यानी इस वाले क्षेत्र का पठार, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार का निर्माण इस प्रकार के उद्भेदन से हुआ है, दरारी उद्भेदन से। अब बात करते हैं लावा की। तो लावा का जो विस्तार है वह तीन तरह से होता है। लावा का विस्तार किस तरह से होता है? तीन तरह से। एक तो इस प्रकार से होगा, पूरा लावा फैल जाता है। क्या होता है? पूरा धरातल में, जमीन में लावा पूरा फैल जाता है, एक प्रकार। दूसरा प्रकार, जब लावा निकलता है तो यह गुंबद का शेप ले लेता है, गुंबद जैसा, इस प्रकार से उठ जाता है। इस प्रकार से लावा ये फैलता नहीं, ये तो पूरा फैल गया है इस प्रकार से, लेकिन ये फैलता नहीं, ये गुंबद जैसा शेप ले लेता है। और एक क्या शेप बनाता है? एक पहाड़ जैसा शेप बना लेता है, इस प्रकार से शेप बना लेता है। तो ये तीन तरीके से लावा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब ये तीन तरह से विस्तार क्यों होता है? तो इसका जो मुख्य कारण है वह होता है
लावा में उपस्थित सिलिका की मात्रा, लावा में जो सिलिका की मात्रा होता है उसी पर निर्भर करता है कि लावा का विस्तार किस प्रकार से होगा। पूरा फैल जाएगा या गुंबद की तरह हो जाएगा या फिर इस तरह पहाड़ जैसा बना लेगा। तो किस प्रकार से लावा का विस्तार होगा ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है लावा में उपस्थित सिलिका के आधार पे, सिलिका पे। अब लावा में उपस्थित सिलिका के आधार पे लावा हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। लावा की बात करें तो लावा दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका कहने का मतलब बालू की मात्रा, बालू की मात्रा कम होती है बेसिक लावा में। लगभग सिलिका कितना होता है, 45% से भी कम, 45% से भी कम होता है। और 45% से कम होता है सिलिका, तो इस प्रकार का लावा क्या होता है, सिलिका कम होने के कारण ये अधिक दूर तक फैलता है। तो ये इस प्रकार से फैलता है। तो अगर इस प्रकार से लावा फैला हुआ है तो समझिए कि इसमें सिलिका की मात्रा कम है। सिलिका की मात्रा कम है यानी ये बेसिक लावा है, और ये 45% से कम सिलिका होने के कारण ये अधिक दूर तक फैल जाता है, इसका विस्तार अधिक हो जाता है। एक लावा होता है अम्लीय लावा। क्या होता है, अम्लीय। इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होता है। इसमें 55%, 55% से अधिक सिलिका की मात्रा होता है। अब इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, तो सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ये फैल नहीं पाता है और ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो अगर ये वाला शेप बन रहा है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि इस प्रकार के लावा में क्या है, सिलिका की मात्रा अधिक है। लेकिन अगर ये विस्तार हो जाता है तो इसमें हमें समझ में आएगा कि इसमें सिलिका की मात्रा कम है। तो जो हमारा मालवा का क्षेत्र जो बना है, इसमें तो जो लावा है उसका विस्तार हुआ है, पूरा फैल गया है। इसका मतलब कि इसमें सिलिका की मात्रा कम थी। इसमें इसकी जो लावा बना, इस लावा में सिलिका की मात्रा कम थी और सिलिका की मात्रा कम होने के कारण ये फैल गया। तो ये मालवा का क्षेत्र, इससे हमें ये क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इसका निर्माण हुआ है बेसिक लावा से। इसमें सिलिका की मात्रा कम थी इसलिए फैला। तो यह क्या है, बेसिक लावा से बना हुआ है। बेसिक लावा से बना हुआ है और इससे जो लावा से ये बना और ये जब ठंडा हुआ, चट्टान का रूप ले लिया, तो ये बन गया बेसाल्ट चट्टान। क्या बन गया, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। जब बेसिक लावा ठंडा हो गया तो किस रूप में बन गया, तो ये कठोर चट्टान बन गया और ये चट्टान कहलाया बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। तो मालवा वाले क्षेत्र में कौन सा चट्टान पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टान बहुत ही कठोर होता है, या क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, जल को अपने अंदर नहीं सोखता है। इसमें जल अगर गिरेगा बह जाएगा, ये सोखेगा नहीं, क्योंकि इसका जो ये जमीन है ये कठोर होता है, बहुत कड़ा होता है। कठोर होने के कारण यह जल को अवशोषित नहीं करता है और इसमें जुताई करना भी कठिन होता है, लेकिन यह बहुत अधिक उपजाऊ होता है। बेसाल्ट चट्टान का जो मिट्टी होता है, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से और अपरदन से जो मिट्टी का निर्माण होता है वह मिट्टी कहलाता है काली मिट्टी। क्या कहलाता है, काली मिट्टी। जो बेसाल्ट चट्टान के अपरदन और अपक्षयन से जो निर्माण होता है मिट्टी, वह मिट्टी कहलाता है काली मिट्टी, जो उपजाऊ होता है और काफ़ी अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। लेकिन यह पानी को ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाता क्योंकि यह कठोर होता है, इसका चट्टान बहुत ही कठोर होता है। इसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान। क्यों, क्योंकि ये बेसिक लावा से बना है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम है और इसी से इसका विस्तार हो गया। क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा नहीं थी इसलिए इसका विस्तार हो गया और एक बड़ा सा मालवा का क्षेत्र, मालवा का पठार के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक बात हमारा समझ में आ गई। अब आगे बात करें तो मालवा बेसाल्ट से बना है, बेसाल्ट चट्टान से, जिसमें यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। तो जो मालवा क्षेत्र है ये बेसाल्ट चट्टान से बना है और बेसाल्ट चट्टान का अपक्षयन हुआ, अपरदन हुआ और उसके वजह से बेसाल्ट चट्टान का काली मिट्टी में परिवर्तन देखने को मिला, काली मिट्टी में बदल गया। तो बेसाल्ट चट्टान से ही काली मिट्टी का विकास हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका रहा, ये वाला हिस्सा, ये क्षेत्र आपका मालवा वाला क्षेत्र रहा, ये किससे बना है, तो बेसाल्ट चट्टान से बना है। अब बेसाल्ट चट्टान का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, बेसाल्ट चट्टान का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसमें क्या हुआ, अपरदन हुआ, अपक्षयन हुआ, इसमें सूर्य का प्रकाश का प्रभाव पड़ा
बारिश का प्रभाव पड़ा, हर तरह के भौगोलिक घटना को ये सहा, और इससे क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टान का जो ऊपर का हिस्सा है वह टूट फूट गया, ऊपर का जो चट्टान है वह टूट गया, और टूटने के बाद वह क्या बन गया, तो वह काली मृदा के रूप में उसका विकास देखने को मिला। तो जो बेसाल्ट चट्टान है इसका कुछ हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यह क्या हुआ, अपरदन हुआ, अपक्षयन हुआ, इसमें हवा का प्रभाव पड़ा, बारिश का प्रभाव पड़ा, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पड़ा, ताप का प्रभाव पड़ा, ठंडा का प्रभाव पड़ा, मतलब हर तरह के भौगोलिक घटना का प्रभाव पड़ा। और उसके प्रभाव से क्या हुआ, ये ऊपर वाला जो हिस्सा था बेसाल्ट चट्टान का, ये टूट गया। टूटने से क्या हुआ, ये बेसाल्ट चट्टान काली मृदा के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी ये काली मृदा के रूप में इसका यहाँ पे विकास हो गया। तो इस हिस्से में हमारा काली मृदा देखने को मिलता है, लेकिन यह ऊपर वाले हिस्से में ही है, थोड़े से हिस्से में। उसके बाद इसके नीचे की ओर अगर जाते हैं तो यहाँ आपको कठोर चट्टान, बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलता है। इसीलिए अगर इस क्षेत्र में बारिश होती है, इस क्षेत्र में वैसे तो बारिश बहुत अधिक होती ही है, लेकिन बारिश अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी, जल स्तर जो होता है, भूमि का जल स्तर, वो आपको अच्छे प्रकार से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश में ये ऊपर वाला जो है मिट्टी, ये तो जल को अवशोषित करती है, लेकिन इधर कठोर हिस्सा है बेसाल्ट चट्टान के, जिसके वजह से ये जल को अवशोषित नहीं कर पाता है, जल को अपने अंदर ये अवशोषण नहीं कर पाता है, इस वजह से जल बह के निकल जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में नदियाँ आपको देखने को मिलेगी, जो नदियाँ आपको इधर गंगा, जो गंगा घाटी है, इधर आपको बहती हुई दिखाई देगी। तो क्यों, क्योंकि ये अवशोषित नहीं कर पाता है पूरी तरीके से जल को। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ गया कि ये जो मालवा का क्षेत्र है ये बेसाल्ट चट्टान से बना है, और बेसाल्ट चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर का जो चट्टान है, वह टूट फूट करके काली मृदा के रूप में उसका विकास हो गया है। और काली मृदा काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, हालांकि ये जल को ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाती है। अब कुछ बातें हम यहाँ समझते हैं। तो अब बात करें तो हम लोग पृथ्वी की संरचना की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह होता है उसमें हमें सबसे ऊपर में देखने को मिलता है सियाल वाला हिस्सा। इसका जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होता है उसको बोला जाता है सियाल। सियाल क्यों बोला जाता है, तो इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, SI सिलिका, AL एल्युमिनियम, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। इसका जो मिड भाग है, सियाल के नीचे वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसलिए इसको बोला जाता है सीमा। और सबसे नीचे का, सबसे अंदरूनी जो भाग है इसका, सबसे बीच वाला सेंटर का, उसे बोला जाता है निफे। निफे मतलब Ni निकेल और Fe फेरस, लोहा आयरन, तो निफे बोला जाता है। तो और इधर इस वाले हिस्से को, सियाल वाले हिस्से को क्रस्ट बोला जाता है, मेंटर बोला जाता है आपका सीमा वाले हिस्से को, और कोर बोला जाता है। तो ये आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना हुआ। सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको सियाल बोला जाता है। उसके बाद आपको मेंटल देखने को मिलता है, मेंटल में आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। उसके बाद आपको कोर देखने को मिलता है, कोर में आपको निकेल और फेरस देखने को मिलता है, इसीलिए इसको निफे कहा जाता है। ऐसे भी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जब घूमती है तो जो भारी वस्तुएं होती हैं वो सेंटर की ओर आती है, और जो हल्के होते हैं वे आपके साइड में दिखाई पड़ते हैं। तो जब पृथ्वी घूमती है तो जितने भी भारी चीज़ें हैं, भारी भारी, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, ये सब भारी धातु है, तो ये सब भारी चीज़ें सब सेंटर की ओर आ गई हैं, और जितने भी हल्के चीज़ें जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, ये सब थोड़े हल्के हैं, तो ये हल्की चीज़ें आपको बाहरी सतह की ओर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, तो अब इसको जोड़ते हैं मालवा के, मालवा का जो पठार है उससे। तो मालवा का पठार में जो मैग्मा निकला, जो लावा निकला, वह पृथ्वी के किस हिस्से से निकला होगा, तो पृथ्वी के इस हिस्से से निकला होगा, पृथ्वी के इस हिस्से से। अब हम ये कैसे समझ पा रहे हैं, तो इस हिस्से में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जो क्रस्ट वाला इलाका है इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सिलिका बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस हिस्से से मैग्मा का उद्भेदन देखने को मिलता, ये वाले हिस्से से, तो इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती। सिलिका की मात्रा अधिक होती तो इसका विस्तार अधिक नहीं हो पाता, ये फैल नहीं पाता, या तो गुंबद जैसा हो जाता, या तो फिर पहाड़ जैसा इसका लावा का विस्तार देखने को मिलता। तो इससे हमें यह पता चला कि इसमें सिलिका कम है। अब सिलिका कम है तो ये यहाँ से नहीं निकला होगा, ये किस क्षेत्र से निकला होगा, इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र में सिलिका की मात्रा कम है और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक है। तो सिलिका, यहाँ भी सिलिका है लेकिन यहाँ पे सिलिका अधिक है, सिलिका का मात्रा अधिक है, लेकिन यहाँ भी आपको सिलिका देखने को मिल रहा है, लेकिन सिलिका का मात्रा बहुत कम है, यहाँ मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। इसीलिए सिलिका
यहाँ पे कम है, तो यहाँ से जो मैग्मा निकला उसमें सिलिका की मात्रा कम मिला, सिलिका की जो मात्रा है वो हमें कम दिखाई दिया, और इसी से मैग्मा जो लावा है उसका विस्तार हमें बहुत अधिक देखने को मिला, जिससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। तो इस फिगर से यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो ये मालवा क्षेत्र वाला जो है, इसमें जो लावा का उद्भेदन हुआ वो उद्भेदन आपका इस वाले इलाके से हुआ है, यानी मेंटल वाले इलाके से हुआ है, सीमा वाले इलाके से हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका विस्तार बहुत अधिक हुआ, इसमें जो लावा निकला उसका विस्तार अधिक हुआ। तो लावा का विस्तार अधिक क्यों हुआ, किस आधार पे हम कह सकते हैं? तो इसका विस्तार इसलिए अधिक हुआ क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी। हम लोग यही जानते हैं कि सिलिका के मात्रा के आधार पे, सिलिका पे ही निर्भर करता है कि लावा का जो शेप है, जो विस्तार है, वो किस प्रकार से होगा। तो अगर सिलिका की मात्रा कम है तो इससे हमें यह समझ में आया कि लावा का विस्तार बहुत अधिक होगा। तो सिलिका की मात्रा कम कहाँ पे है, अब यह सबसे बड़ी बात है। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो यहाँ हमें समझ में आता है कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यानी सियाल क्रस्ट वाला हिस्सा, सियाल वाला हिस्सा या फिर क्रस्ट वाला हिस्सा, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है। अगर यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा बाहर निकलता, तो फिर इतना विस्तार नहीं हो पाता लावा का, और ये मालवा का पठार का विस्तार इस तरीके से नहीं होता। यहाँ से हमें ये बात समझ में आया। तो इससे हम अंदाजा लगा लिए कि इस वाले हिस्से से तो मैग्मा का विस्तार या मैग्मा का उद्भेदन नहीं हुआ होगा। तो किससे हुआ होगा? तो सिलिका की मात्रा इसमें कम है, तो यहाँ से हुआ होगा इससे। अब इसमें क्यों नहीं बोल रहे? तो इसमें सिलिका की मात्रा का यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे निकेल और फेरस है, तो इससे हुआ होगा सिलिका यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सिलिका कम है, मैग्नीशियम अधिक है। तो यहाँ से उद्भेदन हुआ और सिलिका कम मिला, जिस वजह से क्या हुआ, इसका विस्तार अधिक हुआ मालवा क्षेत्र का, और सिलिका कम होने के कारण ये क्या बेसिक लावा कहलाया। बेसिक लावा से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, और बेसाल्ट चट्टान का अपक्षयन हुआ, अपर्दन हुआ, बहुत सारे भौगोलिक घटनाएं घटी, उसके वजह से ये चट्टान, कठोर चट्टान टूट फूट गया, और ऊपर वाला हिस्सा काली मृदा के रूप में इसका विकास हो गया। तो यहाँ से हमें ये सारी बातें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि के इतनी सारी बातों को अभी तक समझ ली हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के कुछ और बातें बच गई हैं, उसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केंद्रीय उच्च भूमि को ही समझेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि में कुछ और बातें बच गई हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो केंद्रीय उच्च भूमि का ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।